अगर आप सामने वाले मन को अपने बातों से बदलने की इच्छा रखते हैं या कोई डिबेट में जितना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखनी चाहिए। अक्सर हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जिसमें बातें होने से तनाव, असहमति जैसी स्थिति हो जाती है। इस तरह की असंभव बातचीत से निपटने के लिए शुरुआती गाइड। पहला है, संदेह पैदा करना ही उद्देश्य है। लोगों को किसी विश्वास की ओर धकेलने या उनकी पसंद बदलने की तुलना में उनमें संदेह पैदा करना कहीं अधिक आसान है। इसलिए हस्तक्षेप का लक्ष्य लोगों को उनके विश्वास के बारे में कम आश्वस्त होने में मदद करना है, जहां से किसी के मन को बदलने की शुरुआत होती है। दूसरे शब्दों में, किसी से बात करके आप उनकी अनुभूतियों में हस्तक्षेप कर पाएंगे और उन्हें संदेह का उपहार दे पाएंगे। ये बात हमेशा याद रखने योग्य है। दूसरों को संदेह का उपहार देने के लिए आपको स्वयं भी संदेह का उपहार पाना होगा। लोगों को संदेह से जूझने, नई जानकारी को शामिल करने, चुनौतियों और विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करने और अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए समय की आवश्यकता होती है, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। किसी के मन में बदलाव धीरे धीरे होता है और उस तरीके से होता है जो व्यक्ति के व्यक्तिगत मनोविज्ञान और आदतों के अनुकूल हो। जिस व्यवहार को आप चाहते हैं उसका मॉडल बनाएं। इसलिए मैंने अपना मन बदल लिया है एक तरह का निमंत्रण है। यह विश्वासों और आदर्शों को संशोधित करने के गुणों को प्रदर्शित करता है और इस प्रकार दूसरों के लिए भी ऐसा करने का निमंत्रण बन जाता है। यह अंतिम तालमेल बनाने वाला भी है। आपके ऐसा कहने के बाद किसी के लिए आपको नापसंद करना लगभग असंभव है। अनरीड लाइब्रेरी इफेक्ट। लोगों को समझाएं, इसे इस तरह से सोचें जैसे कि हम मानव ज्ञान की महान लाइब्रेरी से किताबें उधार लेते हैं और फिर कभी किताबें नहीं पढ़ते। हमें लगता है कि हमारे पास किताबों में मौजूद जानकारी है क्योंकि हमारे पास उन तक पहुंच है, लेकिन हमारे पास ज्ञान नहीं है क्योंकि हमने कभी किताबें नहीं पढ़ी हैं और उनका गहराई से अध्ययन तो दूर की बात है। इस सादृश्य का अनुसरण करते हुए हम इस भ्रांति को अनरीड लाइब्रेरी इफेक्ट कहेंगे। लोगों को यह समझने में मदद करना कि वे उधार के ज्ञान पर निर्भर हैं, उन्हें खुद के लिए संदेह पैदा करने की ओर ले जाता है और इस प्रकार लोगों की मान्यताओं पर संयमित प्रभाव पड़ता है। प्रतिभागियों को नीतियों को यथासंभव विस्तार से समझाने के साथ साथ उन नीतियों को कैसे लागू किया जाएगा और उनका क्या प्रभाव हो सकता है। शोधकर्ताओं ने मजबूत राजनीतिक विचारों को संयमित करने की दिशा में सफलतापूर्वक प्रेरित किया। इस परिघटना का लाभ उठाने से हस्तक्षेप में कम से कम 2 महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहले, यह आपके बातचीत करने वाले साथी को अधिकतर बात करने की अनुमति देता है, जिससे आपको सुनने का अवसर मिलता है और उन्हें यह महसूस नहीं होता कि आप उनका मन बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, वे किसी और के दबाव में आने के बजाय स्वयं को संदेह की स्थिति में ले जाते हैं। यह स्वीकार करने से कि आप किसी विषय पर दृढ़ रुख रखने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं रखते, अपने साथी की मान्यताओं के बारे में यथासंभव विस्तार से स्पष्टीकरण मांगें। शब्दों को पहले से परिभाषित करें। यद्यपि कई तर्क सारगर्भित विषयों पर होते प्रतीत होते हैं, किंतु प्रायः वे शब्दों के अर्थों पर असहमति मात्र होते हैं। शब्दों को पहले से परिभाषित करें। कहें, एक्स से आपका क्या मतलब है, या एक ही एक्स को कैसे परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति कह सकता है, मैं सरकार से घृणा करता हूं, जबकि उसका आशय यह है कि वह दखल देने वाली सरकार, भ्रष्टाचार, नौकरशाही, केंद्रीकृत राजनीतिक सत्ता या ऐसे नियमों से घृणा करता है जो उसके मूल्यों के अनुरूप नहीं है। इस मामले में कल्याण शब्द का कार्यात्मक अर्थ एक ही है, लेकिन अलग अलग श्रोताओं के लिए इसके अलग अलग नैतिक अर्थ हैं। यहां अनावश्यक सरकारी अनुदानों या गरीबी उन्मूलन के बारे में सीधे बात करने से नैतिक रूप से आरोपित शब्द कल्याण से बचा जा सकता है। अपने पक्ष के चरमपंथियों की निंदा करें। चरमपंथियों को कट्टरपंथी और कट्टरपंथी के रूप में पहचानें। जब तक आप अपने आप को अपने पक्ष के उन लोगों से अलग नहीं कर सकते जिन्हें आपका वार्ताकार सबसे अधिक डरावना मानता है, आप कभी भी उनका विश्वास प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वे कभी भी इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि आप उनके सबसे गहरे सरोकारों से जुड़े विषयों जैसे धर्म, नैतिकता और राजनीति के बारे में कितना जानते हैं। नैतिक कहावत का अर्थ। नैतिक विभाजन के पार अपने साथी का विश्वास जीतने के लिए आपको यह प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए कि आप अपने साथी की परवाह करते हैं और विशेष रूप से
उन मूल्यों की परवाह करते हैं जिनकी आपके साथी को परवाह है। राजनीतिक और नैतिक बातचीत में नैतिक सहमति के क्षेत्रों को खोजना लगभग हमेशा मददगार होता है। लगभग हर बातचीत में सहमति का एक आसान बिंदु उपलब्ध होता है। ये बताएं कि आपके पक्ष के चरमपंथी किस हद तक आगे बढ़ जाते हैं। बातचीत में सबसे आम गलती ये होती है कि लोग क्या जानने का दावा करते हैं, विश्वास और निष्कर्ष, इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बजाय इसके कि वे यह कैसे जानते हैं, उनकी तर्क प्रक्रिया। ज्ञान मीमांसा पर ध्यान केंद्रित करने से इनमें से कई मुद्दे टल जाते हैं, क्योंकि लोगों को अपने विश्वासों को चुनौती दिए जाने की अपेक्षा अपने ज्ञान मीमांसा की जांच किए जाने से कम खतरा होता है। यहाँ एक सरल तरीका बताया गया है जिससे आप इस बात पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि आपका साथी किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करता है, न कि केवल इस बात पर कि वह क्या सोचता है कि वह जानता है। किसी की ज्ञान मीमांसा की जांच करने से पहले एक संक्षिप्त सकारात्मक कथन दें। कहें, यह एक दिलचस्प दृष्टिकोण है, आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे। अपनी भाषा बदलें, सहयोगात्मक भाषा का प्रयोग करें। हम एक अद्भुत और प्रभावी सहयोगी शब्द है। जैसा कि समाजशास्त्री वेनस्टीन और डॉयचबर्गर 1933 लिखते हैं, हम अंग्रेजी के सबसे आकर्षक शब्दों में से एक है। इसका दिखना लगभग स्वचालित रूप से पारस्परिकता और अन्योन्याश्रितता के संदर्भ में संरचित संबंध की शुरुआत करता है। पृष्ठ 499। तटस्थ भाषा का प्रयोग करें। आप और आपके जैसे शब्दों से बचें, जैसे कि आप मानते हैं और आपका विश्वास। तटस्थ भाषा का प्रयोग करें जैसे कि वह और एक का। उदाहरण के लिए, वह विश्वास और किसी का विश्वास। विचारों और विश्वासों के बारे में बोलें, उन लोगों के बारे में नहीं जो उन्हें मानते हैं। मैं असहमत हूं से मैं संशयी हूं पर स्विच करें। असहमत होना प्रतिकूल प्रतिक्रिया को जन्म दे सकता है, जबकि मैं संशयी हूं यह संकेत देता है कि आप राजी होने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी आप उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। ज्ञान का परीक्षण करने के लिए तराजू का उपयोग करें। पूछें, 1 से 10 के पैमाने पर आप कितना आश्वस्त हैं कि एक्स विश्वास सत्य है। यह जानने के अलावा कि कोई व्यक्ति किसी विश्वास के सत्य होने के बारे में कितना आश्वस्त है, किसी व्यक्ति से उसके विश्वास को संख्यात्मक मान देने के लिए कहने से 2 बातें होती हैं। यह आपके हस्तक्षेप की प्रभावशीलता को ट्रैक करता है। 2, यह मुद्दों को सही परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद करता है। दुर्लभ मामलों में जब कोई व्यक्ति 2 या 3 की रिपोर्ट करता है तो उन्हें इस बात पर बहुत कम या बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि दावा सच है। इन मामलों में आप पता लगा सकते हैं कि उनका भरोसा इतना कम क्यों है। हाँ या ना के तर्क से बाहर निकलना। यदि आप स्वयं को किसी के साथ हाँ यह है, नहीं यह नहीं है पैटर्न में बहस करते हुए पाते हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका नस्लवादी है, नहीं यह नहीं है, तो इसे तुलनात्मक पैमाने पर रखें। ऐसे पैमाने लाएं जो अड़चनों के दौरान मुद्दों के महत्व की तुलना करें। किसी से यह पूछना कि क्या उन्हें लगता है कि नस्लवाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा है या नहीं, नाराजगी पैदा कर सकता है और अविश्वास को जन्म दे सकता है। हालांकि यह पूछना कि 1 से 10 के पैमाने पर जलवायु परिवर्तन की तुलना में नस्लवाद कितना महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि वे कहते हैं मैं 8 पर हूं। उनसे यह पूछने के बजाय कि 6 क्यों नहीं, या यहां तक कि आपको 6 तक ले जाने के लिए क्या करना होगा, तुरंत ही उच्च संख्या के बारे में पूछें। कहें, बस जिज्ञासा से आपने 9 क्यों नहीं कहा। ऐसा करने से उन्हें अपने संदेह प्रकट करने में मदद मिलेगी। याद रखें, तथ्यों का उपयोग न करें। अगर आपको सबूत पेश नहीं करना चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए? इस सवाल के जवाब हैं और वे सभी प्रभावी हो सकते हैं। 8, ऐसे सवाल पूछें जो समस्याओं और विरोधाभासों को उजागर करें। उदाहरण के लिए, अगर सैम का मानना है कि आत्मा का वजन 7 पाउंड है तो पूछें, क्या आपको लगता है कि 4 पाउंड के बच्चों की आत्मा 7 पाउंड की होती है? संदेह पैदा करने और लोगों को अपना मन बदलने में मदद करने के लिए सबसे प्रभावी तकनीक ये पूछना है, किस स्थिति में विश्वास डालें गलत हो सकता है। इसे असंदिग्धीकरण कहा जाता है। विरोधी दृष्टिकोण देने के लिए रैपोपोर्ट के नियम। 8,
अपने लक्ष्य की स्थिति को इतनी स्पष्टता, जीवंतता और निष्पक्षता से पुनः व्यक्त करने का प्रयास करें कि आपका लक्ष्य कहे, धन्यवाद, काश मैंने इसे इस तरह से रखने के बारे में सोचा होता। सहमति के किसी भी बिंदु की सूची बनाएं, विशेषकर यदि वे मामले आपसी सहमति के न हों, सामान्य या व्यापक सहमति। 3. अपने लक्ष्य से आपने जो कुछ सीखा है उसका उल्लेख करें। 4. और उसके बाद ही आपको खंडन या आलोचना का एक शब्द भी कहने की अनुमति है, लेकिन का प्रयोग न करें, हाँ और का प्रयोग करें। रैपोपोर्ट के नियमों को हाँ और के साथ जोड़ें। यह स्वीकृति को मजबूत करता है और सुनने और सीखने के रुख को प्रदर्शित करता है। कहिए, हाँ, मैंने सुना है कि आप एक्स कह रहे हैं और मैं समझता हूं कि आपका क्या मतलब है, और मैं ये जानना चाहता हूं कि बंदूक खरीदने की चाहत रखने वाले अपराधियों के बारे में आपके क्या विचार हैं। क्रोध से निपटना। जवाबी हमला मत करो, चाहे आप जितना भी गुस्सा निकालना चाहें, लेकिन ऐसा न करें। गुस्सा निकालने से गुस्सा बढ़ता है और बढ़ता है, और आपका लक्ष्य गुस्सा कम करना होना चाहिए। क्रोध शब्द से बचें। जब कोई परेशान हो तो उसे गुस्सा बताना आरोप लगाने जैसा लग सकता है। इसके बजाय बातचीत को निराशाजनक मानने और उसे निराशा का नाम देने पर विचार करें। किसी तनावपूर्ण क्षण के तुरंत बाद सहानुभूतिपूर्ण वक्तव्य दें। यही एक गहरा संबंध बनाने का अवसर है। कहिए, यह कठिन है, यह बहुत क्रोधित करने वाला होगा। मैं आपकी बात सुन रहा हूं और यह मुझे भी बहुत निराश करता है।